में एसपीएससी एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 6 गैसेस। गैसेस का जो वर्ड है इट इज अ ग्रीक वर्ड खाउस से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है एम्प्टीनेस या फिर गैप। गैसेस तीन तरह की होती है या मोनोएटमिक होती है। मोनोएटमिक का मतलब होता है कि एक ही तरह का एटम होगा। एक ही तरह का एटम का मतलब है कि उसमें डबल एटम्स नहीं होंगे। ये देखिए आर्गन, नियॉन, ये जितनी भी नोबल गैसेस होती है ये मोनोएटमिक गैसेस होती है। डायएटमिक गैसेस जिसमें टू एटम्स आ रहे हैं, O2 H2, लाजमी नहीं है कि सेम एटम्स हो, CO, इसमें भी देखें दो एटम्स आ रहे हैं, तो ये भी डायएटमिक गैसेस हो गए। पॉलीएटमिक गैसेस उन गैसेस को कहते हैं जिसमें मोर देन टू एटम्स आ रहे हैं, जैसे CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि बर्नौली ने दी थी, लेकिन बाद में उसको मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने फर्दर उसको एक्सटेंड किया था। ये जो थ्योरी है पूरा बिहेवियर ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करती है। ये डेवलप्ड तो आइडियल गैसेस के लिए हुई थी, रेफरेंस आइडियल गैसेस को लिया जाता है, लेकिन रियल गैसेस पर भी ये अप्लाई हो सकती है। ठीक, अच्छा, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यानी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनको पूरा एक्सप्लेन कर देती हैं। अब आते हैं पोस्टुलेट्स पर। पोस्टुलेट ये है कि जो गैसेस होती हैं उनके पास बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बनी हुई होती है, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लार्ज डिस्टेंस होता है उनका, इसी वजह से उनका कोई भी मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम नहीं बनता एज कम्पेयर टू द कंटेनर। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हर वक्त मोशन में होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में। अब इनका मोशन ये होता है कि ये मूव तो स्ट्रेट लाइन में करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्शन रैंडम होगी, यानी कभी राइट जा रहे होंगे तो कभी लेफ्ट जा रहे होंगे, इस तरीके से, कभी डाउन, कभी अपवर्ड, इस तरीके से जो डायरेक्शन है इनकी वो रैंडम है, लेकिन लाइन फिर भी स्ट्रेट में मूव करते हैं। अच्छा, जब ये एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, फिर जो है आगे बढ़े, इस तरीके से ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो डिस्टेंस बचता है उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, यानी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। अच्छा, इनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। जब ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटेनर से टकराते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराते हैं, तो फिर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो अट्रैक्शन होती है ना ही रिपल्जन होती है। इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल को कहते हैं। जब हम केल्विन में जो है मेजर कर रहे होते हैं तो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अंडर गिवन कंडीशन इन सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो होती है वो सेम नहीं होती, नॉट पोजेस सेम वेलोसिटी, इस वजह से हम इनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी फोर्स लग रही है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है और डायरेक्ट रिलेशनशिप है फोर्स से। प्रेशर को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर एयर प्रेशर मेजर करना हो तो बैरोमीटर यूज होता है, और मैनोमीटर जो होता है वो गैस प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ऐसा यूनिट, वैसे तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट है, ये सारे यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, लेकिन जो ऐसा यूनिट है, अगर आपसे सवाल में सिर्फ ऐसा पूछा जा रहा है तो पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसके दो रीजन है। एक तो ये कि जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड चले जाते हैं, तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स हाई एल्टीट्यूड पर जा सकते हैं और इस वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दूसरा ये कि एटमॉस्फेरिक जितनी डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, तो हम अगर हाई एल्टीट्यूड पर चले जाएं तो डेप्थ तो वैसे भी डिक्रीज हो जाती है, तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। इंटर कन्वर्जन को देखें तो आपको ये पूरी की पूरी लाइन याद कर लेनी है कि 14.7 psi इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये पूरी की पूरी लाइन आपने याद कर ली तो समझो कन्वर्जन आराम से हो जाएगी। अब देखें, इसमें आपको कन्वर्ट करने का कहा गया कि 29.7 psi को कन्वर्ट करना है ATM में, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, PSI लिख लिया और ATM लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में कितने PSI गिवन है, 29.4 PSI गिवन है, और ATM जो है वो कितना गिवन है वो आपसे पूछा गया है। अब आप PSI इस वाली लाइन से लिख लें, कन्वर्जन यूनिट से, तो PSI 14.7 PSI है, जो कि इक्वल होता है कितने ATM के, ये रहा ATM, 1 ATM के, आपने इस लाइन से लिख लिया। अब सेम मेथड है जो हमने पहले किया हुआ है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एक्स की अपोजिट वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो 29.4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 14.7 इज इक्वल्स टू, ये 14.7 का टेबल 29.4 पर टू टाइम्स, तो आंसर इज 2 ATM। इस तरीके से आप जो है कोई सी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यही सेम मेथड अप्लाई होगा। आप इसको KPA में कन्वर्ट कर लीजिएगा। KPA यानी किलो पास्कल, एक पास्कल कितना है, 101,325 पास्कल है। अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व कर लेना। एक लो एटमॉस्फेयर प्रेशर सिस्टम को हम डिप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ जहां पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो लो होता है तो वेदर में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, जैसे कि सफोकेटिंग वेदर हो जाती है, वार्मर कंडीशन होती है, वहां पर जो डे टाइम होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर का होता है, और अगर नाइट में देखें तो नाइट जो होती है कंपैरेटिवली वार्म होती है। और अगर हाई प्रेशर है तो वहां पर भी थोड़ी सी चेंजिंग आती है, जैसे वो वेदर ड्राई, कोल्ड, डेंस एयर के साथ रहेगी। विंड जो होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, जबकि डिप्रेशन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। क्लियर एंड वार्म काम वेदर देखने को मिलती है। Next is Boyle's law. According to Boyle's law, which was given by 1660 by Boyle, volume of a gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. यानी for example हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर जो था वो 200 atm था, और उस वक्त उसका वॉल्यूम जो था वो था 400 dm3। लेट्स सपोज dm3 था। अब अगर हमने प्रेशर कर दिया 100, यानी कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो 400 से ये भी हाफ हो जाएगा, यानी ये भी 200 dm3 वॉल्यूम हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आप इसको हाफ करोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। अगर हम वॉल्यूम को वर्सेस प्रेशर प्लॉट करें तो ग्राफ एक पैराबोलिक कर्व आता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। लेकिन
लेकिन अगर आप प्रेशर के इनवर्स से प्लॉट करोगे तो डायरेक्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है। चार्ल्स लॉ पे आए तो चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और जो कांस्टेंट है क्या चीज रखनी है? प्रेशर कांस्टेंट रखना है। जैसे कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम्स आती है कि टेम्परेचर को अगर डबल कर दिया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है, टेम्परेचर हाफ किया तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला भी आपने याद कर लेना है। अब एब्सोल्यूट जीरो के कंसेप्ट पर आए तो चार्ल्स ने वॉल्यूम को वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट किया था, तो देखा टेम्परेचर को जैसे जैसे कम कर रहे थे वॉल्यूम भी कम हो रहा था। लेकिन टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड पर पहुंचने के बाद वॉल्यूम जीरो नहीं हुआ, वॉल्यूम कम हो गया लेकिन जीरो नहीं हुआ। फिर थ्योरेटिकली चार्ल्स ने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया। जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया और देखा कि कौन से टेम्परेचर पर ये लाइन क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को, तो वो टेम्परेचर था -273.16 सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें बाय एडिंग 273 तो ये केल्विन में 0 केल्विन आंसर आता है। ठीक है, तो 0 केल्विन भी एब्सोल्यूट जीरो ही होता है। ये वो टेम्परेचर है जहां पर थ्योरेटिकली जो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस है वो जीरो हो जाएगा। याद रखें, आइडियल गैस के लिए ही यह कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, रियल गैसेस के लिए ये अप्लाई नहीं होता। और ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली ये होता है जब रियलिटी में सब कुछ किया जाए तो गैस का वॉल्यूम जीरो, क्या गैस पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। नेक्स्ट टॉपिक इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक और इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर दो गैसेस हैं उनका अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले लें तो नंबर ऑफ मोल्स भी उनके इक्वल होंगे। इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स लें तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो ये इक्वेशन हमें इस तरीके का रिलेशनशिप बता रही है। ये एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये रिलेशनशिप जो है होल्ड करेगा। अब एक प्रॉब्लम है जिसमें दी हुई है कि एक सिलेंडर है जिसमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन थे, पहले थे। ठीक है, तो हमने N1 पे लगा लिया 3 मोल्स। ठीक है, जब हमने पहले हमेशा डेटा बना लिया करें। व्हेन मोर ऑक्सीजन इज पम्प्ड इनटू द सिलेंडर द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 2 to 4। वॉल्यूम चेंज हुआ 2 से 4 की तरफ, तो V1 हो जाएगा 2, V2 हो जाएगा 4 dm3। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर एडेड? कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड किए गए? ये आपसे N2 नहीं पूछा जा रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मोल्स ऐड किए गए, क्योंकि N2 का मतलब होता है कि अब जो है कितने नंबर ऑफ मोल्स टोटल हो गए। तो हम इसको सॉल्व पहले इसी इक्वेशन से करेंगे। V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। अब जो V1 है दैट इज हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें N2 फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को N1 इज मल्टीप्लाई बाय V2 अपॉन V1 से डिवाइड कर देना है। N1 इज 3 मल्टीप्लाई बाय V2 इज 4 अपॉन V1 इज 2। ठीक है, 2 to the 4, 3 to the 6, यानी अब जो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर में है वो 6 है। पहले कितने थे? 3। तो अगर हम क्या करें कि जो अब वॉल्यूम बना है उसमें से माइनस कर दें प्रीवियस वॉल्यूम को, तो पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम्स ऐड कर दिए गए। तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। 3 मोल्स इज द आंसर, यानी हमने बाद में ऑक्सीजन कितनी ऐड की है? 3 मोल्स ऐड किए हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें आपको बस ये दो इक्वेशंस याद करनी है। आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ये इक्वेशन सारे बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो लॉ इन सबको कंबाइन करके एक कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन आती है। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इन सबको कंबाइन करती है। आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है डिपेंड करेगी कि आपने प्रेशर और वॉल्यूम कौन से यूनिट्स में लिया हुआ है। अगर आपने प्रेशर ATM, वॉल्यूम DM³ में लिया हुआ होगा तो आर की ये वाली वैल्यू यूज करोगे। अगर आपने प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर³ में लिया हुआ है तो ये वाली वैल्यूज आप यूज करेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशंस जो है आइडियल गैस इक्वेशन की वो ये है कि हम इससे मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए ये फॉर्मुलाज यूज होंगे। आप इससे रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि बुक में सॉल्व हुई हुई हैं, आप इनका मुताला कीजिएगा और इनको यूज भी कीजिएगा, सॉल्व भी कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस। देखें, एक ऐसी गैस जो कि हर कंडीशन पर टेम्परेचर कोई सा भी हो, प्रेशर कोई सा भी हो, गैस लॉ को फॉलो कर रही हो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बिहेव कर रही हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पॉइंट्स आइडियल गैस को आइडियल बना रहे हैं दैट आर कि वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का एज कंपेयर टू द कंटेनर वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी जीरो के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स के बीच में नो फोर्सेस, यानी ना कोई अट्रैक्शन होनी चाहिए ना ही कोई रिपल्जन होनी चाहिए। तो ऐसी गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन ऐसी कोई गैस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हीलियम जो है एक आइडियल गैस के तौर पे एक्ट कर लेती है। अब जो रियल गैसेस हैं वो इसके ऑपोजिट है कि ना तो वो गैस लॉ को फॉलो करेंगे हर कंडीशन पर, ना केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो वॉल्यूम होगा वो जीरो से ज्यादा होगा और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी। अब ये एक गैस जो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट तब करती है जब प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, क्योंकि जैसे ही प्रेशर को आप हाई करोगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज नहीं हुआ। अब जब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है, यानी कम एरिया में सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो अब एज कंपेयर टू कंटेनर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, नेग्लिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट भी गलत हो जाएगी। दूसरा ये कि जब आप लो टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अब ये वाली पॉइंट भी जो है वो लो टेम्परेचर पर कंप्लीट गलत साबित हो गई। तो इस वजह से इन दो कंडीशन पर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर, गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं। फिर आपको ये फॉर्मूला देख लें, PV = Z/NRT। ये जो Z फैक्टर है इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसकी वैल्यू 1 होती है अगर आप आइडियल गैस के साथ वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर रियल गैसेस के साथ वर्क कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर या 1 से कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि डेविएशन नेगेटिव हुई है या पॉजिटिव। अब सवाल ये कि पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या है। देखिए, नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो ग्रेटर हो रिपल्सिव फोर्सेस से।
तो ऐसे डेविएशन को हम कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। इसके अपोजिट होता है पॉजिटिव डेविएशन, और फिर उनकी z की वैल्यू उनके अकॉर्डिंगली जो है वो वेरी करती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेंडरवाल्स इक्वेशन। वेंडरवाल्स ने क्या किया था कि जो PV इज इक्वल्स टू NRT इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट या जनरल गैस इक्वेशन, तो वो जो इक्वेशन होती है वो हम आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। वेंडरवाल्स ने प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन की थी। अगर आप यूज करते हैं रियल गैसेस तो उनके लिए आप वो वाली इक्वेशन जो कि हम आइडियल गैसेस के लिए यूज करते हैं वो नहीं यूज कर सकते। तो इस इक्वेशन को चेंज करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास आती है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन की हुई है। तो कुछ चेंजेस इसमें जो आए हैं वो ये है कि जो वॉल्यूम है वो करेक्ट होकर V-NB बना है। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब B क्या है? B एक एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है कि यानी कंटेनर का वो वॉल्यूम जहां पर गैस मौजूद नहीं है पर मोल, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर मोल, उसको हम कहते हैं बी एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, एक और बात बी की याद रखनी है कि ये एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है, ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं होता। जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसका 4 टाइम्स अगर हम ले तो ये बनता है एक थ्योरेटिकल वॉल्यूम जिसको हमने बी का नाम दिया है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद प्रेशर में करेक्शन की हुई है, उसमें भी यही पैरामीटर्स यूज हुए हैं। आप इक्वेशन यहाँ से याद कर लें। यहाँ पर एक और चीज याद करने की है कि ए और बी का यूनिट, वो यूनिट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये यूनिट्स भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखें, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो ऊपर आई बटन में उनके लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको देख लें, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि हर टॉपिक पिछले से रिलेटेड होता है। सो 1801 में ये जो लॉ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आया था, ये किस चीज के लिए है? ये टोटल प्रेशर काउंट करने के लिए आया था। अब ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लेते हैं, दो या दो से ज्यादा गैसेस जब एक कंटेनर में ली जाती हैं तो ये था कि टोटल जो प्रेशर आता है वो क्या चेंज हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, हर गैस इंडिविजुअली बिहेव करती है, हर गैस अपने ही प्रेशर में रहती है। ठीक है, तो जो हर किसी गैस का प्रेशर इनको अगर हम सम कर ले तो जो टोटल प्रेशर आएगा वो इन्हीं के सम के इक्वल होगा। तो एक बात याद रखिए कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो हमेशा दो कंडीशंस पर है कि जो मिक्सचर आप ले रहे हैं वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होना चाहिए, ऐसी गैसेस नहीं होनी चाहिए जो आपस में रिएक्ट कर जाएं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई नहीं हो सकता, तो उस ऑप्शन को आपने चूज करना है जिसमें ऐसी दो गैसेस हो जो कि आपस में मिक्स कर होके वो रिएक्शन कर जाती हो, तो उन पर ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। तो जो उन पर अप्लाई होगा जो आपस में रिएक्ट नहीं करती। दूसरा, ये क्लोज्ड वेसल में इनको लेना होता है। ठीक है, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस। ये भी एक रिलेशनशिप याद रखना है। फिर पार्शियल प्रेशर का वो आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। दो गैसेस हैं, एक के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, दूसरे के 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से अगर आपको मोल फ्रैक्शन इस गैस का निकालना है तो 2 को डिवाइड कर देंगे 4 + 2 6 से, तो 1/3 ये मोल फ्रैक्शन आएगा। मोल फ्रैक्शन को जब आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मिल जाता है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ को यूज करके जो गैसेस वाटर के ऊपर कलेक्ट हो जाती हैं उनका टोटल प्रेशर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लें, इनमें से किसी एक को यूज कर दो की वैल्यू दी जाती है और तीसरी चीज पूछी जाती है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दूसरी जो इसके एप्लीकेशन है वो ये है कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एयर का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, और अगर हम डीप सी में चले जाएं तो वहां पर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दोनों केसेस में ब्रीथिंग जो होती है वो डिफिकल्ट हो जाती है, तो ब्रीथिंग को डिफिकल्ट से नॉर्मल बनाने के लिए भी डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर को यूज किया जाता है। ये दो वैल्यूज याद रख लें कि एयर में प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, और लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, ये याद रखना है। दूसरा ये कि जब डीप सी डाइवर्स जाते हैं अंदर पानी में तो वहां पर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का वो इंक्रीज हो जाता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी को डिक्रीज करने के लिए वो एक अपैरेटस यूज करते हैं जिसको स्क्यूबा कहा जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब उसमें क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस यूज हुआ होता है, 96% हीलियम एंड 4% ऑक्सीजन यूज हुई भी होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। ये 1831 में ग्राम्स ने दिया था। सबसे पहले आप देख लें कि इफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है। इफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को थ्रू अ टाइनी होल, जैसे टायर अगर पंचर हो जाए तो टाइनी होल में से सारे मॉलिक्यूल्स का स्लोली बाहर आना, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कहते हैं डिफरेंट गैसेस का जो आपस में रिएक्ट नहीं करती उनका आपस में मिक्स हो जाना, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब ग्राम्स ने की स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि जो डिफ्यूजन का रेट है, किसी भी गैस के डिफ्यूजन का जो रेट है, रेट मतलब स्पीड, कि कितनी स्पीड से वो उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहा है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। और कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है कि जो अगर दो गैसेस हैं उनमें से एक का मास अगर ज्यादा है या डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इस फॉर्मूला से इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि हीलियम गैस और CH4 यानी मीथेन गैस में से सबसे ज्यादा आसानी से डिफ्यूज होने वाली गैस कौन सी है, तो मास इसका कम है, हम कहेंगे हीलियम है। लेकिन हमसे रेट भी पूछा जाए कि कितना टाइम्स इजीली ये मूव कर सकती है, तो आप क्या करोगे, जो लाइटर गैस होगी उसका रेट ऊपर रखोगे और जो हैवियर गैस होगी उसका रेट जो है अपॉन में रख लोगे, इज इक्वल्स टू
अंडर रूट। अब जो हेवियर गैस है उसका मास ऊपर रखोगे, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और जो लाइटर गैस है वो उसका अपॉन में रखोगे, तो आंसर इज 4। अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, यानी जो हीलियम गैस है वो 2 टाइम्स ग्रेटर डिफ्यूज होगी, उसका जो रेट है वो 2 टाइम्स ऑफ दी CH4 है। तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे 2:1। कभी भी ऑप्शन में अगर 1:2 लगा हुआ हो तो भी आप इसको रॉन्ग कहोगे, क्योंकि पहले आपको हीलियम गैस दी गई है फिर CH4। अगर आपको CH4 पहले रखी हुई दी होती तो आप 1:2 पे टिक लगाते। फिर है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है। ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज आ रहा हो, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही है क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गैस है, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। अगर आप उसको टेम्परेचर लो करके 50 सेंटीग्रेड पर ले आए तो भी ये गैस रहेगी। आप इसको 0 सेंटीग्रेड पर ले आए अभी भी ये गैस रही। जब आपने माइनस में टेम्परेचर ले आए अभी भी गैस है। -118.75 टेम्परेचर मिलते ही ये गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो फिर इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर है जहां पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिससे अब अगर आप बढ़ा दें यानी पॉजिटिव की तरफ चले जाएं, अबव विच गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो ये जो गैस है वो गैस रहेगी, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे आपने क्रिटिकल टेम्परेचर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, और इतने टेम्परेचर पर जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होगा इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक, और उस वक्त जब आपने क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज आपने याद करनी है। 2 तरीके हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए, दोनों एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं कि जब भी एक गैस को हाईली कंप्रेस किया जाए। हाईली कंप्रेस का मतलब क्या है कि प्रेशर को आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, फिर एकदम से लो प्रेशर पर लेकर आप उसको एक्सपेंड कर दें। रैपिड एक्सपेंशन से वो गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। ये मेथड यूजुअली नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई करने के लिए यूज किया जाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट, और इसी के प्रिंसिपल बेस्ड है लिंड्स मेथड। ये भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि पहले कंप्रेस करो हाई प्रेशर देके, फिर एकदम से आप उसको लो प्रेशर पर एक्सपैंड करोगे तो वो गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। अब आते हैं लिक्विफाइड एयर पर। एयर को, ये जो ऑर्डिनरी एयर होती है उसको अगर कंप्रेस करके कूल किया जाए तो जो एयर है वो लिक्विफाई हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड एयर। कूलिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है और इसके ये भी यूजेस हैं। ये आप रटी वाली चीजें आप याद कर ले, समझने की चीज नहीं है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा का वर्ड प्लासिन से लिया गया, दैट्स अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस मोल्डेबल सब्सटेंस। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई तो विलियम क्रूक ने किया था और उसको रेडिएंट मैटर का नाम दिया था, लेकिन 1920 ने लैंगमियर ने इसको प्लाज्मा का नाम दिया। यूनिवर्स में 99% जो यूनिवर्स बनी हुई है वो प्लाज्मा की बनी हुई है, और सॉलिड लिक्विड गैस से सबसे पहले जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती थी वो भी प्लाज्मा ही थी। ठीक, उसके बाद ये है कि नेचुरली ये सन पर, स्टार्स पर, नेबुलाज यानी जितने भी हीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर मिलती है। अर्थ पर बहुत ही रेयर है। अर्थ में हमें फ्लेम्स, आर्क्स, वेल्डिंग की फॉर्म में मिलती है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। देखें, एक कंटेनर में अगर गैस रखी हुई है, गैस मॉलिक्यूल्स को जब आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे ही आयोनाइज होगी, सारे नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जिन्होंने लूज किया इलेक्ट्रॉन उन पर कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव। तो जो भी आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स थे, जो भी गैस के आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स थे, उन पर कौन सी चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स की चार्ज आ जाती है। और दूसरे इस कंटेनर में क्या चीज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन। और तीसरी चीज क्या मौजूद है, वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो कि आयोनाइज नहीं हुए यानी अनआयोनाइज्ड है। तो इन तीनों चीजों के मिक्सचर को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में हाई टेम्परेचर वैक्यूम या फिर हाई लो टेम्परेचर वैक्यूम में मिलती है। इट डजंट ब्रेक डाउन। ये इतनी स्टेबल है कि आसानी से ना ब्रेक होती है ना ही आसानी से रिएक्ट करती है। एक्सट्रीमली हॉट होती है, उसके बाद मैटर को आसानी से वेपराइज कर सकती है, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ओवरऑल न्यूट्रल। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, दैट्स व्हाई इट रिस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ना इसकी कोई शेप है ना ही इसका कोई वॉल्यूम है। लास्ट में इसके जस्ट यूजेस रह जाते हैं जो आपको बस याद करने समझने वाली चीज इसमें नहीं है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट चैप्टर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको बुक से रीड करना है और एटलीस्ट 50 MCQs आपने लाजमी सॉल्व करना है। उन 50 MCQs में अगर आपका 75% रिजल्ट नहीं आ रहा, देन आपको लाजमी फोकस करने की नीड है। इसको फॉर्मुलाज की लिस्ट बनाते जाएं, याद करते जाएं। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।